नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास का। हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्यामिति, हिंदी मीडियम की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने यूक्लिड की परिभाषाएं हमने सीखी, उसकी अभिधारणाएं हमने सीखी और अभिगृहित हमने सीखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर वो चीज़ें हमें नहीं आएंगी तो एक्सरसाइज जो है वो हमें समझ नहीं आएगी। तो पहली वीडियो जरूर देखें और वो देख चुके हैं तो हम जो है सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमने सत्य और असत्य बताने, ट्रू और फॉल्स कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो पहली स्टेटमेंट की हम बात करें, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। जैसे ये बिंदु है, इससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो इससे तो हम इधर से रेखा चलेगी, इधर से भी जा सकती, इधर से भी, इधर से भी। तो एक बिंदु से तो हम बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन इसने कहा कि सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो है असत्य है। दूसरा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। कहता है कि दो बिंदु हैं, उनसे बहुत सी रेखाएं जा सकती हैं। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली, देखिए, सिर्फ एक रेखा हम खींच सकते हैं जो इन दोनों में से जाएगी। इस बिंदु से बहुत सी रेखाएं जा सकती, दोनों से, इससे भी बहुत सी जा सकते हैं, लेकिन दो बिंदुओं से सिर्फ हम एक रेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब ये दूसरे वाला भी क्या है, हमारा असत्य है। तीसरा पार्ट है, एक शांत रेखा दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जैसे ये हमारा रेखा है कोई, तो इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हमारी पोस्टुलेट जो अभिधारणा थी यूक्लिड की, वो हमने पढ़ी थी। तो इसका मतलब ये तो सत्य है, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये वृत्त हमारा है और ये दूसरा वृत्त है, तो ये दोनों वृत्त अगर बराबर हैं, इनका साइज अगर बराबर है तो ठीक है। अगर साइज बराबर है तो त्रिज्या तो बिल्कुल बराबर होगी, तो ये भी सत्य हमारा है। और ए बी जो है पी क्यू के बराबर है। ये ए बी और पी क्यू ये दोनों बराबर है। ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। जैसे ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, तो ये दोनों भी भाई होंगे। ठीक है भाई, ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। ये भी हमारा क्या है, सत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का सेकंड सम है। हमारे पास कुछ परिभाषाएं हमने लिखनी है। सबसे पहले हम समानांतर रेखाओं की परिभाषा हम लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? यदि दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा बराबर रहती है तो वो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। जैसे ये दो रेखाएं हैं, तो इनके बीच में अगर हम दूरी देखें, लंबवत दूरी, यानी कि यहाँ पे हमने इनके बीच में दूरी देखी, वो हमारी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हर जगह अगर इनकी लंबवत दूरी बराबर है तो हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। फिर दूसरा है लंब रेखाओं की, इसने बात की है। लंब रेखाएं किन्हें कहते हैं? तो लंब रेखा की परिभाषा है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को, दो रेखाएं हैं और 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती हैं। जैसे एक रेखा ये और एक ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो जहां पे काटती है वहां पे अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये दोनों रेखाएं जो है वो क्या होंगी, लंब रेखाएं होंगी। तीसरा है रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे एक बिंदु ये था और एक ये था, इन दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा, ये हमारा क्या होगा, रेखाखंड होगा। उसके बाद त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी। परिधि हम किसको कहते हैं? वृत्त। जैसे ये वृत्त है तो इसके परिधि के ऊपर कोई बिंदु है और ये इसका केंद्र है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। ये हमारी त्रिज्या है। उसके बाद वर्ग क्या होता है? वर्ग आपको सभी को पता होगा, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। जैसे ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हम बनाएं जिसमें चारों भुजा जो है बराबर हों। चारों भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और चारों कोण जो है वो कितने कितने डिग्री के हों,
90 डिग्री के हों तो ये हमारा वर्ग बनता है। इसमें साथ में ये भी पूछा है कि क्या कुछ टर्म्स हमारी अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। हाँ बिल्कुल है, इसमें बहुत सी टर्म हमारी अपरिभाषित है। जैसे यहाँ पे रेखा क्या होता है, अपरिभाषित है। दूसरा यहाँ पे लंब 90 डिग्री तो नहीं कह सकते, लेकिन रेखाएं जो हैं ये हमारा अपरिभाषित है। इसमें बिंदुओं को मिलाने वाली, तो बिंदु क्या है, बिंदु हमारा अपरिभाषित है। तो इसमें बहुत सी टर्म हमारी अपरिभाषित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिधान। दो अभिधारणा दी हुई हैं। दो भिन्न बिंदु ए तथा बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए तथा बी के बीच स्थित है। ध्यान से समझिए, दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर, ये दो बिंदु हैं ए और बी, दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए तथा बी के बीच स्थित है। यहाँ पे कहीं पे कोई तीसरा बिंदु है। अच्छा जी, दूसरी है यहाँ कम से कम 3 बिंदु विद्यमान है, 1 2 3, और वो एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये तीनों एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इनमें कोई अपरिभाषित शब्द है? तो हम लिखेंगे हाँ, इसमें बहुत से जो है शब्द इसमें अपरिभाषित हैं। हाँ, बहुत से शब्द अपरिभाषित है। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये अविरोधी यानी कि एक दूसरे का विरोध नहीं करती? ये बात भी बिल्कुल ठीक है, हाँ ये एक दूसरे का विरोध नहीं करती। तीसरा, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? नहीं, यह यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बिंदु ए तथा बी के बीच स्थित एक सी बिंदु इस तरह से स्थित है कि ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच में कहीं पे कोई बिंदु सी है, और वो कहता है कि सी इस प्रकार से स्थित है कि ए से सी तक की दूरी बराबर है बी से सी तक की दूरी जो है वो क्या है, बराबर है। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, अब ये दिखने में भी जो है बराबर है ए सी और बी सी। तो सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर है हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ पे जो दिया हुआ था वो हम लेके चलते हैं, ए सी बराबर है बी सी, क्योंकि ये दिया हुआ है। और हमने एक अभिधारणा पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर कुछ बराबर चीजें दोनों साइड हम जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बैलेंस रहेगा। तो दोनों साइड मैंने AC जोड़ दिया, इधर भी AC जोड़ दिया और इधर भी मैंने क्या जोड़ दिया, AC जोड़ दिया। इधर भी AC और इधर भी AC प्लस AC, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AC। इधर BC प्लस AC, BC और AC को हम प्लस कर दें तो कंप्लीट बन जाता है AB। ये 2 गुना में है, या 2 से भाग कर दीजिए दोनों साइड, तो इधर कैंसिल हो जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1/2 AB। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं ये 2 गुना में था, इधर जाके भाग में हो गया, और यही हमें चाहिए था। हैंस द रिजल्ट, यही प्रूव करना था, AC बराबर है हाफ ऑफ AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 4 पिछले क्वेश्चन की बात करता है, C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। पिछले समय हमारे पास क्या था, ये 2 बिंदु थे, इनके बीच में कोई बिंदु C था, तो कहता है कि C इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक मध्य बिंदु होता है। हमने ये सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का सिर्फ एक मध्य बिंदु होगा, तो हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। माना AB के 2 मध्य बिंदु, C तथा D। हमने इसके 2 मध्य बिंदु मान लिए भाई, एक यहां से एक D मान लिया और एक ये C था। तो अब ये 2 इसके मध्य बिंदु हैं सॉरी, तो 2 मध्य बिंदु हैं। तो जो है हमारे पास क्या था कि मध्य बिंदु जो होता है वो
ए सी, अगर सी मध्य बिंदु है तो ए सी इक्वल टू सी बी, और दूसरा हमने डी को मध्य बिंदु माना है तो ए डी इक्वल टू डी बी। अब क्योंकि सी मध्य बिंदु है तो ए सी, इसमें हमारे पास दोनों साइड हम ए सी जोड़ देते हैं, जैसे पिछले सम में हमने किया था ए सी प्लस ए सी। इधर ए सी जोड़ा है तो इधर भी हमने ए सी जोड़ना पड़ेगा, ए सी, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए सी, और ये देखो सी बी प्लस ए सी, सी बी और प्लस ए सी, तो ये कंप्लीट बन जाएगी ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी जो है वो है हाफ ऑफ ए बी। ये हमने पिछले सम में सेम किया था। इधर देख लीजिए, क्योंकि डी मध्य बिंदु है, ए डी इक्वल टू डी बी हमने लिया है, तो दोनों साइड ए डी जोड़ दीजिए, तो ये ए डी प्लस ए डी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डी, और डी बी प्लस ए डी, डी बी और ए डी ये कंप्लीट ए बी, तो ए डी की वैल्यू होगी हाफ ऑफ ए बी। ये भी हाफ ऑफ ए बी और ये भी हाफ ऑफ ए बी, तो अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर है ए डी। ए सी और ए डी बराबर कब हो सकते हैं, यह तभी संभव हो सकता है जब सी तथा डी एक ही बिंदु हैं, और एक ही बिंदु हैं इसका मतलब ये हुआ, इसलिए एक रेखाखंड का सिर्फ और सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ये हमारा एक ABCD एक लाइन के ऊपर 4 बिंदु हैं, और इसमें बताया कि AC और BD बराबर है, A से लेकर C तक की दूरी और B से लेकर D तक की दूरी बराबर है, ये दिया हुआ है। हमने सिद्ध ये करना है कि AB और CD क्या है, बराबर है। जो चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में वो लेके चलते हैं हम। AC बराबर दिया हुआ है BD के, तो अब AC और BD बराबर है, तो ये BC जो है यहाँ पे दोनों के बीच में स्थित है। दोनों साइड हमने BC सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, इधर भी BC घटा दिया और इधर भी क्या कर दिया हमने BC घटा दिया। दो बराबर टर्म में हैं, तो उनमें से हम कोई चीज हम बराबर बराबर मात्रा में घटाएं तो वो बराबर ही रहती है। तो AC में से BC घटा दीजिए। AC यहाँ से यहाँ तक की लाइन थी, यहाँ से यहाँ तक की, और इसमें से BC हमने घटा दिया, ये हमने घटा दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, AB बच गया, इधर बच गया भी AB। इधर जो है BD में से, BD थी यहाँ से यहाँ तक की लाइन, इसमें से हमने BC घटा दिया, BC है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हिस्सा मैंने घटा दिया तो मतलब CD बच गया। और हमने सिद्ध क्या करना था, हमने सिद्ध भी यही करना था, AB और CD। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज का 7वां सम है, यूक्लिड का 5वां अभिगृहित एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। यानी कि यूक्लिड का 5वें अभिगृहित की बात करता है, उसको सर्वव्यापी सत्य हम क्यों मानते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, हमने पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जो थी, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि उसके ये अभिगृहित हैं, ये इसके अभिधारणाएं हैं और ये इसकी परिभाषाएं हैं। तो उसमें 5वां अभिगृहित क्या था, उसमें 5वां अभिगृहित था होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल का मतलब होता है पूर्ण, भाग से, पूर्ण उसके भाग से बड़ा होता है। ये था होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट।
यानी कि एक कंप्लीट चीज है, पूर्ण चीज उसके भाग से बड़ी होती है, हमेशा बड़ी होती है। जैसे जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके मैं 4 हिस्से कर देता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये हिस्सा फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा इस टाइप का है, ये भी स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट इस कंप्लीट से छोटा होगा, ये पूर्ण जो है ये इससे बड़ा है। तो ये तो हर चीज में, हर जगह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सभी नंबर्स के लिए और सभी चीजों के लिए, सभी वस्तुओं के लिए, इस यूनिवर्स में जितना भी सभी कुछ है उन सभी के लिए ये जो है सत्य है, इसलिए इसको सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। जैसे 50 जो है रुपीज हैं वो हमने डिवाइड कर दिए 3 स्टूडेंट में, एक को 30 दे दिए, एक को 20 दे दिए, एक को जो है 30 दिए, एक को 10 दे दिए या 15 दे दिए, एक को 15 दे दिए और एक को 5 रुपए दे दिए। ये 50 को हमने डिवाइड कर दिया। तो अगर हम देखें 50 जो है इस 30 से भी बड़ा है, 15 ये 50 इस 15 से भी बड़ा है और ये 50 इसे 5 से भी बड़ा है। ये इसके भाग थे और ये जो है पूर्ण था, कंप्लीट था, तो ये हमेशा बड़ा होता है, इसलिए इसको सर्वव्यापी सत्य माना गया है।